हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे 12वीं का फिजिक्स का एक टॉपिक जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और वह टॉपिक है कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। तो बच्चों, आइए हम जानते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण बल और विजातीय आवेशों में आकर्षण बल लगता है, तो उन बलों के परिमाण ज्ञात करने के लिए जो वैज्ञानिक थे कूलाम, उन्होंने एक प्रयोग किया, और प्रयोग करने के बाद दोनों आवेश यानी दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का मान ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया, जिसे कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम से जाना जाता है। तो बच्चों, इसे पढ़ने के लिए हम समझते हैं। मान लेते हैं कि आवेश Q1 और दूसरा आवेश Q2 लेते हैं, और इनके बीच की दूरी r, दोनों आवेशों के बीच की दूरी को r लेते हैं, और Q1 और Q2 दो आवेश लेते हैं। तो इनके बीच जो लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल होगा, वो कूलाम के जो प्रयोग हुआ उसके द्वारा दिए गए नियम के अनुसार इस प्रकार से है कि यदि आवेशों का परिमाण को हम बढ़ाएंगे, ठीक है, आवेशों का परिमाण को यदि हम बढ़ाते हैं तो जो लगने वाला बल है वो बढ़ जाता है, अर्थात Q1 और Q2 के परिमाणों के वो अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। और जो R है, यानी इन दोनों की अगर दूरी को हम बढ़ाएं तो लगने वाला बल घटने लगता है। तो जब एक मात्रा को बढ़ाने पर, यानी एक क्वांटिटी को बढ़ाने पर दूसरा घटे, इसे हम बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती संबंध। यानी इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम के प्रयोगों में यह पाया गया। तो कूलाम ने उसे नियम के रूप में प्रतिपादित किया और कहा कि किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो समझते हैं आगे कि मान लो Q1 और Q2 दो आवेश हैं, उनके बीच की दूरी r है, तब इन आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कूलाम के नियमानुसार होगा ठीक है। लगने वाला बल जो F है, आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, यानी उसे हम गणितीय रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। F समानुपाती Q1 Q2। समानुपाती का मतलब होता है कि अगर आवेश का मान हम बढ़ा रहे हैं तो बल भी बढ़ रहा है, यानी एक क्वांटिटी को बढ़ाने पर दूसरी क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। आवेश का परिमाण बढ़ाने पर बल बढ़ रहा है, मीन्स जो बल का और आवेशों का जो परिमाण का संबंध वो समानुपाती का है, ठीक है। इसे हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। दूसरी चीज़ है कि अगर हम आवेशों की दूर लेते जाएं तो लगने वाला बल घटने लगता है, मीन्स F व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर, ठीक है, r स्क्वायर की व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती को हम इस प्रकार से लिखते हैं 1/r स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब चूंकि समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों बल इन दोनों आवेशों के बीच ही लग रहा है, इसलिए इन दोनों समीकरणों को हम मर्ज करके यानी एक में मिला करके लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखते हैं। समीकरण 1 तथा 2 को मिलाकर लिखने पर देखिए बच्चों, F समानुपाती Q1 Q2 बटा
आर स्क्वायर। अगर इसे हम आगे सॉल्व करें, समानुपाती का जो चिन्ह है इसे हम रिप्लेस करें इक्वल से, तो हो जाएगा एक कांस्टेंट यूज करते हैं, स्थिरांक यूज करते हैं जो k के रूप में हम करेंगे, Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। इसे हम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। क्योंकि बच्चों ये जो है वो समानुपातिक नियतांक है। चूँकि k जो है वो समानुपातिक नियतांक है और k का मान इन दोनों आवेशों के बीच उपस्थित माध्यम पर निर्भर करता है और मात्रकों की पद्धति पर निर्भर करती है। जो k का मान है वो दोनों आवेशों के बीच उपस्थित माध्यम पर भी निर्भर करेगा और मात्रकों की पद्धति पर निर्भर करेगा। और k एक समानुपातिक नियतांक है। क्यों? क्योंकि समानुपाती को हटा करके हम उसको स्थिरांक यूज किए हैं। तो बच्चों आगे चलते हैं। जो k का मान होगा, अगर हम SI पद्धति में देखें, SI पद्धति में, और इसे लिख लीजिएगा जो बोले हैं कि k एक समानुपातिक नियतांक है जिसका मान मात्रकों की पद्धति और उन दोनों आवेशों के बीच उपस्थित माध्यम पर निर्भर करता है। जितने हम बोल रहे हैं उसको उसी क्रम में लिखते जाइएगा, ठीक है। और जो केवल इक्वेशन है उसको हम लिख रहे हैं। तो SI पद्धति में वायु या निर्वात के लिए समझते हैं। निर्वात मीन्स जहाँ हवा ना हो उसे हम निर्वात कहते हैं। k का वैल्यू 1/4πε0 होता है, ठीक है बच्चों। इसे हमें याद रखना पड़ेगा। जहाँ इसमें ε0 जो है वो है क्या, इसे हम विद्युतशीलता बोलते हैं। किसकी विद्युतशीलता? तो वायु या निर्वात के लिए विद्युतशीलता। और विद्युतशीलता का जो मतलब होता है वो ये होता है कि किसी भी विद्युत बल रेखाओं का चालन की माप को दर्शाता है विद्युतशीलता, ठीक है। क्या दर्शाता है? विद्युत क्षेत्र रेखाओं के चालन की माप को दर्शाता है। और बच्चों ε0 का जो वैल्यू होता है 8.854 × 10⁻⁻12, और उसकी जो मात्रक होगी बच्चों, तो मात्रक हम अगर यहाँ से निकालें k का तो क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। कैसे निकालते हैं? तो देखिए k कितना है, अगर हम इसको k की जगह में यहाँ रखें, देखिए निकालते इस प्रकार से, f बराबर 1/4πε0 हो जाएगा और Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अगर इसका हमें क्या निकालना है, अगर इस चीज़ का मात्रक निकालना है तो इसको हम पक्षांतर करके यहाँ पर ले आएंगे। ε0 1/f हो जाएगा और 4π रहेगा Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अच्छा उल्टा निकाल दिया, ठीक। तो ε0 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? कूलम स्क्वायर, ठीक है, और प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। कूलम को हम सी से भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्योंकि ε0 का जो वैल्यू होगा वो इसको यहाँ ले आएंगे, f को यहाँ ले आएंगे, और Q1 Q2 का कूलम होता है तो कूलम स्क्वायर हो जाएगा, और जो नीचे आएगा f उसका हो जाएगा न्यूटन, और r मतलब दूरी तो मीटर स्क्वायर, ये मात्रक हो जाएगा इसका, ठीक है बच्चों। इतना समझ गए होंगे। अब इसके आगे अगर हम देखें, जब इस k का मान को यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? f बराबर 1/4πε0 × Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ठीक है। ये जो होती है SI पद्धति में किन्हीं दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल का मान होता है। तो ये क्या में आ जाएगा हमारा, अगर देखें तो न्यूटन में आ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है बच्चों। अब हम इसे देखें, आंगिक मान इसका कितना होता है? 1/4πε0 = 9 × 10⁹, ठीक है। अब इसकी मात्रक क्या होगी? तो देखिए बच्चों, इस पूरे की अगर मात्रक निकालना चाहें तो इसको इधर रहने देते हैं। आर स्क्वायर को अगर यहाँ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर,
ठीक है। ये Q1 Q2 इधर बटा में आ जाएगा और ये चला जाएगा ऊपर में। इसको बस अगर हम लोग रख करके इन सभी को अगर इधर पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा FR² बटा में Q1 Q2, जिसके कारण मात्रक इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये तो हमारा हो गया वायु या निर्वात के लिए K का वैल्यू। ठीक, यदि इन दोनों आवेशों के बीच वायु या निर्वात के जगह में कुछ माध्यम अगर प्रेजेंट हो तो क्या होगा। तो अगर हम देखें बच्चों, किसी अन्य माध्यम की उपस्थिति पर, तो किसी अन्य माध्यम की उपस्थिति पर क्या हो जाएगा बच्चों, K का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता है, ठीक है, एप्सिलॉन 0 वायु निर्वात के लिए विद्युतशीलता है। तब जो F का वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बटा R²। चूँकि एप्सिलॉन जो होता है वो कितना होता है, एप्सिलॉन 0 K के बराबर होता है। तो जब इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q1 Q2 बटा R², ये आ जाएगी हमारी बल का मान। अब एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 K क्यों हो जाता है, सोचिएगा, एप्सिलॉन क्या है, किसी माध्यम अन्य माध्यम की उपस्थिति। अब जब अन्य माध्यम इन दोनों के बीच में उपस्थित रहेगा तो उसके साथ साथ वायु भी रहेगा। भाई मान लो इसके बीच में है कहीं कुछ अन्य माध्यम आ गए, अब जो इधर कुछ खाली जगह बचेंगे उसमें वायु भी रहेंगे। तो देखिए वायु के लिए जो विद्युतशीलता है वो एप्सिलॉन 0, और कुछ जो अन्य माध्यम आएंगे उसके लिए जो विद्युतशीलता है वो क्या होगा, K। तो देखिए ये वाला K कांस्टेंट वाला K है, और ये वाला K जो है वो जो अन्य माध्यम उपस्थित हुआ उसके लिए क्या है, विद्युतशीलता है। ठीक है, परावैद्युतांक जिसको बोलते हैं, जो अन्य माध्यम उपस्थित है उसे क्या बोला जाता है, परावैद्युतांक। तो एक परावैद्युतांक के लिए K यूज हुआ है। तो फाइनली हमारा इस प्रकार का फार्मूला बनेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं दूसरा पद्धति। देखिए ये सारी पद्धति में तो इतना आ गया, अब आगे आते हैं CGS पद्धति में। CGS पद्धति, तो बच्चों CGS पद्धति में K = 1 होती है, तो इसमें जो लगने वाली बल का मान होगा वो हो जाएंगे Q1 Q2 बटा R²। क्योंकि CGS पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है, तो ये क्या हो जाएगा, F बराबर इतना डाइन लगेगा। तो बच्चों उम्मीद है आपको कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आए, अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि और अन्य बच्चों को इसे फ़ायदा मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।